हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 टर्म 1 का पेपर अकाउंटेंसी का आपका कल है। उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर अपना बनाया हुआ हमारा आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका 20 क्वेश्चन का एक पार्ट हमने आपको कल करवा दिया था। आज हम आपको सेकेंड पार्ट 20 क्वेश्चन का करवाएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे सैम्पल पेपर, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस तरह के डाल चुके हैं अपने चैनल में, जो इसमें है कि आपको एडमिशन का, रेशियो का, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब चीज़ों को आपको कवर करता हुआ वहाँ पर मिलेंगे। और कंप्लीट पेपर भी हमने और भी डाले हुए हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए वहाँ पर। और आज का जो पेपर है वो हम आपको भी कराते हैं। अच्छा, इसमें जो आज का जो पेपर है, अब हमने इसका पूरे 40 क्वेश्चन का जो हमारा पेपर है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके साथ और 4-5 पेपर भी हमने ऐड कर दिए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब जो पेपर हम करेंगे सॉल्व, वो साइड बाय साइड डिस्प्ले भी होगा और आप लिंक से जाकर के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, आइए आज का क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 21 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन है कि अ कंपनी फॉरफिटेड 1200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ₹14 कॉल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5। एक कंपनी ने क्या किया, 1200 शेयर, ₹20 का एक शेयर है, ₹14 कॉल्ड है उस पर, उसको फॉरफिट कर लिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ₹5। ₹5 नहीं दिए, इस कारण से फॉरफिट कर लिया। 900 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹11। इसमें से 900 शेयर ₹11 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू हो गए। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो बताना है आपको कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकलता है, जितने शेयर आपने रीइश्यू किए केवल उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, यानी कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर होता है ये। तो आप जब शेयर रीइश्यू करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो आपने 1200 फॉरफिट किया पर रीइश्यू 900 किए। अच्छा, अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप देखिए आपने फॉरफिट कितने पैसे किए। 14 रुपए आपने कॉल्ड किए थे, 5 शेयर होल्डर ने नहीं दिए, यानी कि 14 - 5 कितने दे दिए उसने, ₹9 पर शेयर आपको दे चुका है वो। अब ये रीइश्यू करा है इसने कितने पर, 11 पर। ये नहीं लिखा कि फुल्ली पेड है या क्या है। जब ऐसा ना लिखा हो तो जितना पैसा पहले कॉल किया हुआ उतना ही मांगा जाएगा। तो पहले 14 कॉल है तो 14 मानेंगे। तो ₹14 का क्रेडिट दिया 11 लेकर के, यानी कि ₹3 कम लिए, तो ₹3 आपने इसमें से यूज कर दिए। तो ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा आपका 6। तो कितना जाएगा, 0 0 9 6 जा 54। तो ₹5400 आपको प्रॉफिट हुआ। तो देख लीजिए, ये आंसर आपका आ गया डी, आंसर डी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब आपके लिए आगे 3 क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये इस बार आपके आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो शेयर से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। पहला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा होता है ओनली ए इज करेक्ट, लास्ट होता है ओनली आर इज करेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या चीज, कौन सा वाला इसका ऑप्शन बनता है। 22 में असर्शन आपको दिया है कि इफ इशू ऑफ शेयर गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड, कंपनी आइदर रिटर्न एक्सेस शेयर और अलॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी कि शेयर का इशू अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, यानी कि आपने 10,000 शेयर इशू किया, 15-20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी क्या करती है, या तो एक्सेस शेयर को लौटा देती है कि भाई 10,000 शेयर इशू किया, 15 एप्लीकेशन आ गई तो 5,000 वापस कर दिए, या फिर प्रोराटा बेसिस पे शेयर इशू करती है, प्रोपोर्शन बेसिस पे। तो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन ठीक है। रीजन क्या है, इट कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन दैट ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए क्या बताया कि जितने शेयर इसने ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे ज्यादा शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों सही है, असर्शन भी रीजन भी। तो आपका आंसर होगा ए, जिसमें क्या बोला गया है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए 23। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2 to A to be paid as given below। ये क्या लगेगा कि वाई लिमिटेड ने 1500 शेयर ₹10 का एक, जो कि ₹2 के प्रीमियम पर ए को इशू किया था, उसको फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट कर लिया है, अभी रीजन बताएंगे। रीजन, इस पर जिन्होंने एप्लीकेशन लेनी थी ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,
ऑन फर्स्ट कॉल 2, ऑन फाइनल कॉल 2। ऑन दिस शेयर्स ए फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। इससे इन सभी शेयर पर, जो इसके ए के शेयर है 1500, वो उस पर एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाया, यानी केवल एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ नहीं दिया है। ₹1 was debited to securities premium account at the time of forfeiture of share। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ₹1 डेबिट करेंगे फॉरफीचर के समय। देखिए आप इसको समझिए कि एप्लीकेशन आपने कैसे लेनी है, ₹3 है, यानी कि ₹2 कैपिटल का प्लस ₹1 प्रीमियम का। सेग्रीगेट कर लो पहले प्रीमियम के अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट है उसमें से। तो ये हो गया एप्लीकेशन में ₹2 कैपिटल गए और ₹1 प्रीमियम का, ₹3 में से। अलॉटमेंट पे भी देख लीजिए आप, अलॉटमेंट ₹5 है, जिसमें ₹4 कैपिटल प्लस ₹1 प्रीमियम। ₹2 प्रीमियम है, ₹1 यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि कंपनी, अब देखिए प्रीमियम का क्या होता है रूल, कि प्रीमियम अगर अनपेड रहता है तो फॉरफिट करते समय उसे डेबिट करते हैं। तो ये तो प्रीमियम ऑब्वियसली दे दिया होगा, क्योंकि अप्लाई नहीं करेगा तो शेयर होल्डर हमारा मेंबर ही नहीं बनेगा, तो बात ही नहीं उठेगी। तो ये तो दे चुका है वो एप्लीकेशन, ये वाला पैसा नहीं दिया, तो उसका ये वाला प्रीमियम जो अनपेड है उसे हमने डेबिट करना पड़ेगा फॉरफिट करते समय। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल सी नीडेड अकाउंट, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाला प्रीमियम हम डेबिट करेंगे। तो ये सही है असर्शन कि ₹1 डेबिट किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। रीजन क्या है, ओनली द अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। रीजन गलत है। रीजन में लिखा है कि जो पैसा दे दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का उसको डेबिट करते हैं, नहीं, जो दे दिया होता है उसको डेबिट नहीं करते, जो नहीं दिया होता उसको डेबिट करते हैं। यहां दोनों एक एक ही हैं, लेकिन ये दे दिया ये नहीं दिया, तो ये वाला होगा डेबिट। हालांकि दोनों का अमाउंट बराबर है, लेकिन जो रीजन है वो गलत एक्सप्लेन किया गया है, रॉन्ग तरीके से रॉन्गली एक्सप्लेन किया। क्या लिखा गया है कि ओनली द अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज डेबिटेड। तो अमाउंट पेड नहीं, अमाउंट अनपेड को डेबिट किया जाता है। तो आपका इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। तो आंसर इसमें आ गया आपका सी। ये क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 24 पे आ जाते हैं। 24 में क्या बोला गया, असर्शन है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट अनपेड अमाउंट ऑफ करंट ईयर्स डिविडेंड इन फ्यूचर व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल। देखिए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये दो टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्यूमुलेटिव होते हैं कि जिनको इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल का अगले साल के साथ मिलेगा, 2 साल अगर नहीं मिला तो तीसरे साल तीनों साल का मिलेगा, ये होते हैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं कि जिस साल प्रॉफिट नहीं है वो डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल उसको नहीं देंगे, अगले साल के देंगे, यानी कि वो क्यूमुलेट नहीं होंगे, जो डिविडेंड अनपेड रह गया वो रह गया, वो बाद में नहीं मिलेगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट अनपेड अमाउंट ऑफ करंट ईयर डिविडेंड इन फ्यूचर व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल। तो असर्शन ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, दे कैन रिसीव डिविडेंड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट इफ इट इज सफिशिएंट टू पे डिविडेंड। रीजन सही है कि उनको करंट ईयर के प्रॉफिट से ही डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होगा डिविडेंड देने के लिए तो इसका मतलब इसमें असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। तो आपका आंसर इसमें डी बनेगा, आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट डैश शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट। यानी कि कौन से शेयर हैं जिनको छोड़ करके आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। नॉर्मली देखिए कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया हुआ है 2013 से कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट। पहले इशू होते थे, पहले शेयर पार प्रीमियम डिस्काउंट 3 टाइप से इशू होते थे, लेकिन अब पार और प्रीमियम रह गए, डिस्काउंट पे प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो लेकिन कोई एक क्लास है शेयर के अभी भी जिसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कौन से में, पब्लिक इशू ऑफ शेयर, शेयर इशूड एट ईएसओपी, शेयर्स इशूड एट स्वेट इक्विटी, या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो देखिए शेयर्स इशूड एट स्वेट इक्विटी जो होता है ये इसका आंसर है। तो आंसर आएगा इसमें सी, यानी कि स्वेट इक्विटी जो आप अपने इंप्लॉइज को या डायरेक्टर्स को इशू करते हैं शेयर फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, तो उसके लिए आप डिस्काउंट पर उनको शेयर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू AS 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कब राइट ऑफ कर देना चाहिए, इन द ईयर दे आर इनकर्ड, इन नेक्स्ट 3 ईयर, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, नन ऑफ दिस।
जिस साल खर्च किया गया उसी साल, या फिर अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के खर्च होते हैं, यानी कि कंपनी जब फॉर्म करते हैं, जिस टाइम कंपनी फ्लोट की जाती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, काफ़ी फीस जमा करानी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास कंपनी के, तो वो सब चीज़ें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आती है। तो उनको जिस साल बिजनेस शुरू होता है उस साल राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए आता है इसमें पहला ही वाला ऑप्शन आएगा, इन द ईयर दे आर इनकर्ड। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ये हो गया 26। अब देखिए 27, अ कंपनी हैज 10% डिवेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर, अंडर विच हेड विल इट बी शोन आफ्टर 9 ईयर्स। एक कंपनी के पास 10% डिवेंचर है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल है, 9 साल के बाद 10वें साल में इसको किस हेड में आप शो करेंगे? तो देखिए ऑप्शन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ये है वैसे, लेकिन जब स्टार्टिंग में इशू किए हुए डिबेंचर तो उस समय तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, पर अब ये इस साल मैच्योर हो जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग से निकल जाएगा और आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। इनको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट की करंट मैच्योरिटी है, तो ये आपका अदर करंट लायबिलिटी में आता है। तो आंसर इसका आएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए 28, अ सेमी फिनिश्ड बिल्डिंग इज टू बी शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। एक बिल्डिंग है जो कि सेमी फिनिश्ड यानी कि अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको आप किस हेड में शो करेंगे? टेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अदर करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो देखिए जो बिल्डिंग अभी बन रही है ना, बनी नहीं है, सेमी फिनिश्ड है, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, उनको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। तो ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर बी। ये हो गया। देखिए 29, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, सब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको थ्योरी अच्छी तरह से आती है तो आप इनका आंसर कर पाएंगे, तो ये अच्छी तरह से आपको समझने की जरूरत है। इसके लिए आप एक बार बैलेंस शीट को पूरा पढ़ लेना। हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बहुत फनी वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा रखी है, उसको आप हमारे जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, क्लास 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वेयर विल यू शो प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है इसको आप कहां शो करेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी में इसको शो किया जाता है, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज विच हैव नॉट अरीजन बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स। यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो अभी हमारे पर नहीं आई है लेकिन किसी इवेंट की हैपनिंग पर आ सकती है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए प्रपोज करते हो कि नेक्स्ट ईयर हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। देखिए डिविडेंड 3 तरह का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड जो हर कंपनी साल के खत्म होने पर देती है, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड कि अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी बीच में भी दे देती है, तीसरा होता है प्रपोज डिविडेंड कि नेक्स्ट ईयर कितना देंगे। तो ये कंटिंजेंट कैसे है कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं हुआ तो कहां से देंगे। तो इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में ऐसे फुट नोट बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के नीचे। क्वेश्चन नंबर 30, एडवांस टैक्स एंड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आर शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। एडवांस टैक्स को और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, देखिए अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको भी राइट ऑफ नहीं किया गया, किया जाना बाकी है, आर शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। इनको इनमें से किस हेड में दिखाया जाएगा? अदर करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नन ऑफ दिस। तो इनको दिखाया जाएगा अदर करंट एसेट में। आंसर आपका आएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिसीव्ड फ्रॉम सेल 155, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रेसिड्यू 12,500, सेल्स रिटर्न 2,500, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम 12,000। आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी शोन अंडर द हेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप क्या अमाउंट दिखाएंगे? RFO। तो आपको इसमें क्या करना होगा? देखिए तरीका क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल, तो आप इसमें एक तो सेल जोड़ दें, कितनी है सेल है आपकी 155। उसके बाद इसमें रिसीव फ्रॉम रेसिड्यू, रेसिड्यू या स्क्रैप जो आप बेचते हो उसको भी आप इसमें जोड़ दो 12,500 को, इन दोनों जोड़ दो 00576 167,500। अब इसमें से जो सेल रिटर्न होता है ना, रेवेन्यू रिटर्न, उसको लेस कर दें,
लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 2500, 165, तो आंसर आपका होगा सी में दिया हुआ 165। तो ये तरीका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। आप सेल ले लें, उसमें रेसिड्यू या स्क्रैप, यानी कि जो चीज़ प्रोडक्शन के दौरान खराब हो जाती है लेकिन फिर बिक जाती है किसी थोड़े बड़े कीमत पे, उसको रेसिड्यू या स्क्रैप बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों में जोड़ देंगे और सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। लेकिन जो इसमें ये अलग से दिया हो ना, एक और जो हमने छोड़ दिया, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, ये अदर इनकम आएगा, इसलिए इसको इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज डायनेमिक बाय नेचर। कौन सा मेथड इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का डायनेमिक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेथड है जो एनालिसिस के, वो दो हैं, एक है आपका वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होता है डायनेमिक, बाकी तो उन्होंने लिखे वो उसके अंदर आते सब। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, आप कई साल एक साथ लिख लेते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो डायनेमिक बाय नेचर बोला जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है? देखिए, बात पर ध्यान देना, आपको मैं बार बार बता रहा हूं हर पेपर में कि पॉजिटिव वे में पूछा है या नेगेटिव, तो पूछा है कि इनमें कौन सी लिमिटेशन नहीं है। कैन बी यूज्ड फॉर विंडो ड्रेसिंग, ये तो लिमिटेशन है। यूज्ड बाय मैनेजमेंट, प्राइस लेवल चेंजेस, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या प्राइस लेवल चेंजेस भी इसकी लिमिटेशन है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में लिमिटेशन है। तो ये सिग्निफिकेंस है, तो उसका मतलब इंपॉर्टेंस है यूज बाय मैनेजमेंट की, इसको मैनेजमेंट भी यूज करता है। तो इसका मतलब आपको पूछा था कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो आंसर आपका बी हो गया, यानी कि बी जो दिया है ये लिमिटेशन नहीं है, ये इसका एडवांटेज या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए इनमें से क्या चीज करेक्ट है? इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, सेल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी। तो आप देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फर्म ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही ना लॉस अर्न कर रही, यानी कि रेवेन्यू जनरेटेड बाय फर्म आर एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेंसेस या कॉस्ट इनकर्ड बाय इट। तो यानी कि इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस सही है, सेल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू कॉस्ट ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो आंसर आपका बनना चाहिए इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंटर फर्म एनालिसिस। इनमें से कौन सा इंटर फर्म एनालिसिस है? इंटर फर्म एनालिसिस होता है कि जब एक फर्म अपने ही जैसा काम करने वाली दूसरी फर्म से अपने आप को कंपेयर करती है, तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और अपने ही आपसे अपने आप को करते हैं तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो यहां तो अपने आप से दूसरे को, अपने को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये होगा आपका क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। तो आंसर इसका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 36 क्या है, हाउ विल कन्वर्जन ऑफ 12% डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स अफेक्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो। यानी कि अगर 12% डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाए इक्विटी शेयर में, तो फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, पहले आप लिख लें, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब क्या लिखा है इसमें कि डेब्ट कन्वर्ट किया है डिवेंचर को इक्विटी शेयर में, यानी कि कुछ डिवेंचर मान लीजिए जो भी वैल्यू के थे वो एक्स वैल्यू के थे, वो यहां से लेस होकर यहां आकर के जुड़ गए। तब आप देखिए न्यूमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो फिर आपका रेशियो डिक्रीज होगा। ये वैल्यू बढ़ गई है, वो वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा डिक्रीज। देख लीजिए कहां दिया हुआ आपको, बी। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है इससे आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाना है। टोटल एसेट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी, 3 चीजें दी हैं और आपको पूछा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड में लिख रखा है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको गिवन है 3 लाख रुपीज, आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए। अब शेयर होल्डर फंड होता है लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड तो दी नहीं, टोटल एसेट दे दी, लेकिन ये भी आपको पता ही है कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बराबर होती है। तो आप क्या लिखें, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। अब देयरफॉर टोटल लायबिलिटी इक्वल टू 10 लाख, क्योंकि आपको तो टोटल एसेट दे रखा है 10 लाख, तो टोटल लायबिलिटी 10 लाख होगी।
अब देखिए लाइबिलिटी साइड का आइटम आप याद करिए, 4 आइटम होते हैं लाइबिलिटी साइड में। देखिए मैंने आपको जो बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट हमने दे रखी है, उसमें हमने बहुत आसान तरीके से समझा रखा है क्या होता है, उसके एक फनी वे में। तो खैर वो तो आप वहाँ देख लेना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। 4 आइटम होते हैं, शेयर होल्डर फंड, वो दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हमारे कोर्स में इवेल्युएट नहीं करवाई जाएगी, पूछी नहीं जाएगी। तीसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा होता है करंट लाइबिलिटी। तो आप 3 को लिख लें, शेयर होल्डर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपके कोर्स में नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। आप थ्रू प्रॉपर वे करेंगे या सही लॉजिक के साथ करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो शेयर होल्डर फंड तो हमें निकालना है, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट जो दिया वो नॉन करंट लाइबिलिटी, तो उसको लिख दें आप 3 लाख रुपीज़। करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है इसमें 1 लाख रुपीज़, ये लिख दें इक्वल टू 10 लाख। तो देखिए ये हो गया 4 लाख, 4 लाख वहाँ जाके लेस हो जाएगा, तो शेयर होल्डर फंड आपका आ जाएगा 6 लाख, ये आ गया। अब आप निकाल लें डेब्ट इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको कितना है, 3 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, और शेयर होल्डर फंड आपने अभी निकाल लिया 6 लाख रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 0.5:1। तो अब देखिए 0.5:1 आपको कहाँ दिया हुआ है, ये आपको पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर आपका हो गया इसमें ए। तो ये हो गया सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट जो आपने पे करना है एज अ फिक्स्ड चार्ज। तो आपको देखिए सबसे मेन चीज है इसमें कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। बिफोर का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो टैक्स घटा हुआ हो ना इंटरेस्ट घटा हुआ हो, ये बिफोर होता है। आफ्टर का मतलब होता है चीजें घट चुकी हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट जो दिया वो क्या दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको दिया 10% डिवेंचर 20 लाख, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 480। तो आपको जो प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है इसको आपको बिफोर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, लिखिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको 480 गिवन है, इसको यहां लिख दें। देखिए जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर होगा जिसमें से कुछ नहीं घटा होगा, तो उसमें से सबसे पहले आप इंटरेस्ट घटाते हैं, उसके बाद आप टैक्स घटाते हैं, उसके बाद आप डिविडेंड घटाते हैं। लेकिन डिविडेंड क्लास 12 में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए केवल इंटरेस्ट टैक्स तक की बात ही जाती है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट घटता है, फिर टैक्स घटता है। पहले इंटरेस्ट क्यों घटता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स पे करने के लिए वो अलाउड एक्सपेंडिचर है या एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है, उसको आप डिडक्ट कर लें, उसके बाद आप टैक्स दें। तो इसलिए सबसे पहले आपने इंटरेस्ट घटाया होगा, फिर आपने टैक्स घटाया होगा। लेकिन अब आप वापस जाएंगे तो जो सबसे लास्ट में घटाया वो पहले जुड़ेगा, फिर बाद में इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो पहले टैक्स जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ लिखें ऐड टैक्स। अब देखिए 480 है, इसमें से टैक्स लेस हो चुका है, टैक्स का रेट कितना बताया, 40% बताया है। तो अब 100 में से जितना लेस हो चुका है लेस ही कर दे पहले आप, 40% लेस हो चुका है ना, तो 100 माइनस 40 60 हो गया है, 0 6 8 जा और देखिए 6 8 जा और ये 4 0 आएंगे, 8 4 जा 32, 3,20,000 रुपया, ये आपका आ गया टैक्स। इसको आप वापस जोड़ दें, ये आपका 8 लाख बन गया। ठीक है, अब आप चेक करना चाहे तो 8 लाख का 40% निकाल के देख लेना ये आता है कि नहीं आता। उसके बाद आप ऐड कर दें इसमें इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स। तो देखिए डिवेंचर 20 लाख के हैं, इसमें 10% इंटरेस्ट यानी कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, इसे जोड़ दें 10 लाख बन गया। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले ये था, उसमें से आपने पहले इंटरेस्ट घटाया 8 लाख हुआ, फिर टैक्स घटाया तो 480 हो गया। तो अब वापस हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए। अब आप निकालें ICR, आपके पास प्रॉफिट है 10 लाख रुपया और इंटरेस्ट आपने कितना देना है, ये देखिए इंटरेस्ट है ना फोन में, तो इंटरेस्ट आपने 2 लाख देना है। 5 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट कर लेना उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर आपका डी है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39,
देखिए, इफ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 73 डेज, व्हाट वुड बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? अगर इन्वेंट्री की एवरेज एज 73 डेज हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, आप तरीका लगाइए, एज ऑफ इन्वेंट्री या फॉर्मूला लगाइए 365 डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये होता है फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एज ऑफ इन्वेंट्री आपको 73 दी है, 365 ऑन ITR, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ITR इंटू 73 इक्वल टू 365, फिर ये नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो ITR आपका आ जाएगा 365 डिवाइड बाई 73, यानी कि ITR आपका आ गया 5 टाइम्स। तो अब आप देख लीजिए 5 टाइम्स आंसर कहां दिया आपको? सी में, तो आंसर आपका हो गया सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, टोटल सेल 10 लाख आपको गिवन है, टोटल सेल 10 लाख, क्रेडिट सेल इज 2 टाइम्स मोर देन कैश सेल, ओपनिंग डेटर 60, क्लोजिंग डेटर आर 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग डेटर, व्हाट वुड बी डेटर टर्नओवर रेशियो? तो आप सबसे पहले क्या लिखें, डेटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख लें आप, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, इसको ट्रेड पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसको अब वैसे ज़्यादातर TRTR ही बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और फॉर्मूला वही रहता है नेट, इसमें लेकिन नेट क्रेडिट सेल को बोल देंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो वही चीज़ है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए टोटल सेल आपको 10 लाख दी है, क्रेडिट सेल इज 2 टाइम्स मोर देन कैश सेल, आपको चाहिए नेट क्रेडिट सेल, आपको दी हुई क्या है, कैश से कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको टोटल सेल दी हुई है, लेकिन रिलेशन बता रखा है कि क्रेडिट सेल इज 2 टाइम मोर देन कैश सेल। तो आप लिखें लेट कैश सेल बी ₹X, मान लीजिए कैश सेल X है, तो क्रेडिट सेल क्या होगी? देखिए क्रेडिट सेल बोला है कि 2 टाइम्स मोर देन कैश सेल, 2 गुना ज्यादा है, तो यहां ये ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स है या 2 टाइम्स मोर है। अगर 2 टाइम्स है तो सिंपल 2x हो गया, लेकिन 2 टाइम्स मोर है तो पहले x और फिर प्लस 2x यानी कि 3x होगी, ये ध्यान रखना। कभी बोलो 2 टाइम्स मोर तो x प्लस 2x, खाली 2 टाइम तो 2x। तो अब आप लिखिए कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल। तो कैश सेल आपके पास x है, क्रेडिट सेल आपके पास 3x है, टोटल सेल आपको 10 लाख बताई हुई है, तो 4x हो गया, तो x इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 4, 2,50,000, ये x आ गया। क्रेडिट सेल कितने हैं, 3x, देयरफॉर क्रेडिट सेल 3 से इंटू कर देंगे तो 750 आ जाएगा, क्रेडिट सेल हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज डेटर। एवरेज डेटर होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ओपनिंग डेटर 60 है, क्लोजिंग डेटर आर 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग डेटर, तो ये भी वैसे ही दे दिया आपको। तो देखिए आप क्लोजिंग डेटर पहले मालूम करें, क्या लिखा है, 3 टाइम्स नहीं लिखा, 3 टाइम्स मोर, यानी कि ओपनिंग डेटर 60 है ना, 60 प्लस 3 इंटू 60, तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 240, ये हो गया। अब आप एवरेज डेटर निकालें, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, तो 60 प्लस 240 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 2 1,50,000। अब आप आराम से निकाल सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल आपके आई थी 750 और एवरेज डेटर आपके हैं 150, 5 टाइम्स। तो अब देख लीजिए 5 टाइम्स आंसर आपको कहाँ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया बी। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा पेपर हमने 40 क्वेश्चन का करा दिया, 20 क्वेश्चन आज कराए, 20 कल पहले करा देते आपको। इनको आप अच्छी तरह से कर लें, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल में जाकर के बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छे नंबर आप लाएंगे। तो चैनल पे जाएं, ये सब चीज़ें आप देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।